अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर आज के दिन जो सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो भी मंजर आम के ऊपर आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिक्चर अभी बाकी है और बहुत से सवालात हैं जिसके जवाब जो हैं वो अभी आने चाहिए। मैं ज़रा डिटेल से इसके ऊपर बात करने लगा हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के टारगेट तक जो है वो हम पहुँचना चाह रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल वीडियोज़ को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जो है वो ज़रूर दबाइएगा। अच्छा जी, फ़ारूक हबीब साहब जनाब जो पिछले कई हफ्तों से गायब थे वो उन्होंने आज तकरीबन 5:10 5:15 के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने अलबत्ता अगर आप उठा के देखें तो मैंने इससे पहले ही ट्वीट कर दिया हुआ था कि फ़ारूक हबीब साहब जो है वो गए और जहांगीर तरीन साहब को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे कबूतर ने खबर जो है वो मुझे इस वाक़े से तकरीबन 20-25 मिनट पहले दे दी हुई थी कि फ़ारूक हबीब साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वैसे इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने अनाउंस की हुई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि मौजू क्या है। तो इवन बहुत से रिपोर्टर्स जो एक्चुअली जा रहे थे कवर करने के लिए, उनको भी नहीं पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस सिलसिले में, लेकिन हमें पता लग गया था कि फ़ारूक हबीब ही जो हैं वो जाने लगे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़ारूक हबीब जो हैं वो पिछले कई हफ्तों से गायब थे। इनको फ़ारूक हबीब साहब को जो है ग्वादर से बताया गया था कि अरेस्ट किया गया था और उसके बाद इनके भाई, इनके साहबजादे, इनकी बेगम, इन सब की जानिब से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आई कि जी हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि उनकी जो बेगम है उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को लिख दिया कि जी मैं अपने हस्बैंड की जो है वो वेयर अबाउट्स के बारे में बहुत परेशान हूँ और वो लापता हैं और मुझे कुछ नहीं पता लग रहा कि वो किधर है। और अल्टीमेटली अब फ़ारूक हबीब साहब जो है सामने आते हैं। सबसे पहले तो ये कि फ़ारूक हबीब साहब जब यहाँ पे आए तो एक बात जो है वो जो इंटरव्यू देने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था वो तो कड़ी टूट गई। वो मतलब वो मेरे ख्याल में फैसला हुआ कि नहीं, इंटरव्यू वाला काम ठीक नहीं है, बेहतर है कि पार्टी ज्वाइन करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। तो इस मरतबा फ़ारूक हबीब साहब जब आए तो ना तो किसी मेकअप की ज़रूरत थी, बिल्कुल ठीक लग रहे थे और उन्होंने बल्कि एक्चुअली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी थी तो बड़ा ही हंसते मुस्कुराते हुए रिपोर्टर्स के साथ मजाक भी कर रहे थे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, क्योंकि मैंने वो लाइव फुटेज जो है वो देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले। ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। दूसरी बात ये कि अब मेरा सवाल यहाँ पे एक और भी बनता है कि शाहीन से भाई साहब ने जो खबर दी थी फ़ारूक हबीब के बारे में कि जी फ़ारूक हबीब के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, कैन यू इमेजिन। मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये क्या फेक न्यूज़ है। आपको कुछ थोड़ा सा तो एहसास जिम्मेदारी ज़रा दिखा दिया करें कि आप किसी के बारे में इतनी बड़ी बात, मतलब जिंदा सलामत है वो, अल्लाह का शुक्र है, वो सब ठीक है। और आप याद कीजिए, मैंने आज से चंद दिन पहले एक्चुअली अपने एक वीलॉग के अंदर ये बात बताई थी कि मेरे कबूतर से ये खबर आई है कि फ़ारूक हबीब और शेख रशीद खैरियत से हैं, ठीक हैं, और बहुत जल्द जो है वो मंज़िल आम पर आने लगे हैं और आप देख लीजिए कि आज वो मंज़िल आम के ऊपर आ गए। अच्छा, तो ये तो होगी चंद चीज़ें क्लियर। उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब जब आए, आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने आगाज़ इस बात का सबसे पहले तो जस्टिफिकेशन दी कि जी मैं जो है वो चंद हफ्तों से जो है वो मैं थॉट प्रोसेस के अंदर था और मैं सोच विचार कर रहा था और इस दौरान जो है मैंने अपनी फैमिली से भी रब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया था। अच्छा, मैं भी वैसे जानना चाहूँगा कि ये कौन से पहाड़ के चोटी पे जाके जो है वहाँ पे योगा करके बैठ के आपने सोचना होता है जिसके लिए आपको अपनी तमाम वो फैमिली रोए पिटे कुछ भी करे, आपका उनसे रब्ता ही नहीं हो पता। मतलब ये कैसा दिल है आपका कि आपने अपने पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस की खातिर जो है वो अपनी फैमिली से रब्ता ना करना हो। तो बराए मेहरबानी आई कैन, और ये मैं प्लीज़ ये एक बात क्लियर कर लीजिएगा, मैं फ़ारूक हबीब को कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन इनकी स्टोरी बाय नहीं हो सकती। इनकी स्टोरी को जो है वो वैलिडेट नहीं किया जा सकता कि जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि इट वॉज अपसर्ड, लेट मी यूज़ द वर्ड, इट वॉज अपसर्ड जिस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन उनको देनी पड़ रही थी। ये कोई खुशी का मौका नहीं था, एक अफसोस की बात थी कि मतलब मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान ही जानता है कि इतने हफ्ते वो कहाँ पे थे और उसके बाद जब वो आए हैं तो आके उसके बाद ये सारी उन्होंने कहानी जो है वो कह दी। अब मतलब वहाँ पे आपका बच्चा परेशान है, आपकी बीवी परेशान है, आपके भाई परेशान है, लेकिन फ़ारूक हबीब का कोई रब्ता ही नहीं हो रहा, क्योंकि फ़ारूक हबीब ये सोच रहा है कि मैंने पीटीआई छोड़नी है तो मैं किस तरह छोड़ूँ। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मतलब इतना भी इसको इतना भी जो है वो लोगों को बेवकूफ़ मत समझें, एक बात। अच्छा, उसके बाद
फ़ारूक हबीब साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। उन्होंने कहा कि जी मुझे एहसास हुआ है कि ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, 9 मई का वाक़या जो है ये इमरान खान साहब ने लोगों की जो है वो जहन साजी की थी। अच्छा, मैं वैसे इनकी बात से कुछ हद तक डिसएग्री नहीं कर रहा, ये बात काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं कि जहन साजी तो इमरान खान साहब ने ही की थी कि ये वायलेंस जो है इनके जहनों के अंदर आ गया हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़ारूक हबीब साहब ये गायब होने से पहले ये सोच क्यों नहीं रखते थे, ये सारी चीज़ें तब तक क्यों नहीं। मैं इसकी रीज़न आपको बताता हूँ। ये चंद इनकी ट्वीट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो 11 मई को, 9 मई को वाक़या पेश आता है, 11 मई को ट्वीट करते हैं इमरान खान को 9 मई को अदालत से अगवा किया गया। उस वक्त तमाम मुकदमात में ज़मानत पर थे, गिरफ्तारी कोई जवाज़ नहीं। तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है जो शहरियों के कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यानी ये इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं 11 मई को भी। 17 मई को उसके बाद एक और ट्वीट होती है। 9 मई को इमरान खान को गैर कानूनी रेंजर्स ने हाईकोर्ट के अहाते से अगवा किया। 24 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, 700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं जिन पर सीधी गोलियां चलाई गई हैं। क्या उनकी जानों की कदर कीमत नहीं है? क्या वो मेहनत वतन पाकिस्तानी नहीं है? किसी ने ये देखने की कोशिश की है कि जिन माओ, और उसके बाद एक और भी ट्वीट उन्होंने की हुई। अच्छा, सो बेसिकली यहां तक जो है वो पीटीआई के बिल्कुल 9 मई के वाक़े के बाद भी जो है, सो 9 मई के बाद कोई एहसास नहीं हो रहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ये उसको डिफेंड करते जा रहे हैं। उसके बाद एक और ट्वीट जो है ये जुलाई की है। जुलाई में ये लिखते हैं जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फ़ारूक फरीद बलोच की जानिब से इमरान खान की ज़मानत कन्फर्मेशन का फैसला पढ़ने के लायक है। प्रोसिक्यूशन इमरान खान पर इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम। जज साहब लिखते हैं, जब 9 मई के वाक़यात हुए तो इमरान खान गिरफ्तार थे। यह मतलब निकालना मज़े का खेज होगा कि इमरान खान ने अपने आप को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गैर कानूनी गिरफ्तार करने की चाल चली ताकि वो इंतशार, जलाओ गिराओ और तशद्दुद की खुफिया मनसूबाबंदी पर अमल कर सके। एक शख्स जो हिरासत में हो वो कैसे ये कर सकता है? इमरान खान को इन मुकदमात में मुलविस करना पुलिस और प्रोसिक्यूशन की बदनीयती है। लिहाजा जमानत खारिज करवा के पुलिस कोई मकसद हासिल नहीं होगा कि सवाए बेजा जलील करने के। वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। फिर इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं। एक और ट्वीट 20 मई की। 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में ऐसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं कि आइंदा लोग अपने हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ बाहर ना निकल सकें, लेकिन अवाम खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। 9 मई को वाक़या हुआ है, 20 मई तक ये फरमा रहे हैं कि खौफ के बुत जो है वो तोड़ चुके हैं। उसके बाद एक और 26 सितंबर, ये बिल्कुल गिरफ्तार होने से चंद दिन पहले की बात है। पूरी कौम को इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर फ़ख्र है। अगर आप सियासत के लिए जेल में हो तो यह अजाब है। हकीकी आज़ादी के लिए जेल में कैद रहना ऐन इबादत है और मैं जेल में गुजरे हर लम्हे को इबादत समझकर गुजार रहा हूँ। इमरान खान का जेल से पैगाम। और उसके बाद इमरान खान की तस्वीर पे लिख रहे हैं रिलीज इमरान खान, ठीक है, उसके ऊपर ये साइन भी लिख रहे हैं। उसके बाद एक और ट्वीट, ये भी 26 सितंबर की। इसमें लिखते हैं, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और पीटीआई अवाम की मकबूल तरीन पार्टी है। इन इंतखाबात की कोई साख या हैसियत नहीं होगी जिन इंतखाबात में ज़बरदस्ती इमरान खान और पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जाएगा। अवाम ऐसे बोगस इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेगी। ये जनाब इमरान खान साहब के बारे में लिख रहे हैं। और उसके बाद 27 सितंबर को एक और ट्वीट, ये चंद आखिरी दिनों की ट्वीट्स हैं। इमरान खान को गुज़िश्ता रोज़ अटक से अडयाला शिफ्ट किया गया तो लोगों को रूट का नहीं मालूम था। इसके बावजूद अवाम ने फूल निशावर किए। इमरान खान को जिस्मानी तौर पर तो कैद कर लिया, लेकिन हकीकी आज़ादी की सोच को कैद नहीं किया जा सकता। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। फ़ारूक हबीब साहब की मुश्किल तो वैसे आसान हो गई, मतलब जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के ये पार्टी अपनाई है तो उनकी मुश्किलात जो हैं वो तो आसान हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग इस तब्दीली को मानेंगे? मतलब तब्दीली का ये जो सिपाही था, इसकी ये जो तब्दीली हुई है, इसको लोग ये मानेंगे? तो 4 बंदे गायब थे, 4 में से अब 3 जो है वो आ चुके हैं, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी और फ़ारूक हबीब। तो ये 3 बंदे जो हैं वो अब आ चुके हैं। अब इंतज़ार है शेख रशीद साहब का, जो इन 4 में सबसे सीनियर थे। तो शेख रशीद साहब जो है उसके बारे में भी जो है वो वीडियो में आगे चल के मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि एक सीनियर सहाफ़ी ने उनके बारे में क्या राय दी है। लेकिन फैसलाबाद से इमरान खान साहब की बहुत बड़ी विकेट जो है वो आज गिर गई। विकेट जायज़ तरीके से गिरी है या नाजायज़ तरीके से, मेरे ख्याल में इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कल रात को जो एक बड़ा ऐलान सामने आया कि जनाब पेट्रोल जो है वो 40 रुपये और डीज़ल 15 रुपये सस्ता कर दिया गया है। मैं पिछले 1-2 दिन से आपको ये बात बता भी रहा था कि पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस में एक्सपेक्टेड है कि कमी होगी, लेकिन हमारे पास जो नंबर्स आ रहे थे वो 20 से 30 रुपये के आ रहे थे। ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा जो है वो ड्रॉप आया है पेट्रोल की प्राइसेस में। मैं 1-2 चीज़ें ज़रा क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक तो बराए मेहरबानी निगरान गवर्नमेंट को इस चीज़ की क्रेडिट देना बंद कर दें।
ये क्रेडिट देने वाली कोई बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि दो रीजंस की वजह से जो है वो पेट्रोल प्राइसेस के अंदर कमी आई है। एक, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ड्रॉप हुई थी, और दूसरी, डॉलर के अंदर जो बेसिकली ड्रॉप आया है, बहुत बड़ा ड्रॉप आया है, उसकी वजह से भी आपकी ऑयल परचेजिंग ही ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम हो गई है। तीसरी बात यह है कि बराह मेहरबानी जब ये यहाँ पे अब प्राइसेस कम हुई हुई हैं ना, तो कल को अगर बढ़ जाएंगी तो फिर उस वक्त भी जो है ना तनकीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा, तो जो एक और पॉइंट जो बराह मेहरबानी नून लीग वाले ख़ास तौर पे बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो देखें जी नवाज शरीफ आने लगा है, और नवाज शरीफ के आने से पहले पहले ही जो है वो लोगों को जो है वो खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो गई। और मेरे भाई, इसका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ जो है ना कोई ऑयल के बैरल लेके वहाँ से नहीं आ रहे, ठीक है, या वो कोई मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ जो है ना उन्होंने कोई नई डीलें नहीं खड़का ली कि जिसकी वजह से आपकी ऑयल प्राइसेस कम हो गई हैं। इसका नवाज शरीफ की वापसी के साथ बराह मेहरबानी कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे इस किस्म की बातें मत बताइएगा, बराह मेहरबानी। नवाज शरीफ साहब ने भी आके बहुत सी चीज़ें हैं जो होना अभी बाकी हैं, वो अगर कर सके तो फिर देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल ना तो वो पाकिस्तानी सरजमीन पे अभी लैंड किए हैं, और ना उनके लैंड करने के कोई असरात जो हैं वो भी पाकिस्तानी कौम को मिलना शुरू हुए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है उन तमाम चीज़ों के साथ, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिए। अच्छा जी, दूसरी जानिब अब जहाँ पे पेट्रोल सस्ता हो रहा है, तो वहाँ पे एक और ख़बर भी है कि जी हुकूमत जो है वो गैस की कीमतें बढ़ाने का अब फैसला तकरीबन कर चुकी है, और एक बहुत बड़ी प्राइस जो है वो मतलब इंक्रीज़ आने वाली है। ईसीसी ने हतमी मंजूरी के बाद 1 अक्टूबर से इस फैसले का जो है वो इतलाक होगा, और गैस जो है वो 100% महंगी करने का इरादा है। 100% का मतलब है कि जो ऑलरेडी प्राइस है वो डबल हो जाएगी ये आपकी। और अभी विंटर्स जो हैं वो शुरू होने लगी हैं, तो उससे पहले आपकी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है हीटर्स के लिए, गीज़र्स के लिए, कुकिंग के लिए। तो उससे पहले आपकी गैस इतनी महंगी, अब ये भी नवाज शरीफ साहब के खाते में डाल दें या ये भी निगरान गवर्नमेंट के खाते में डालें, ज़ाहिर बात है। तो अगर पेट्रोल के ऊपर इतना क्रेडिट लेना है तो फिर गैस इंक्रीज़ के ऊपर भी जो है इसका भी क्रेडिट आप लोग ही लें। तो वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपये का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें ना बढ़ाई तो शॉर्टफॉल 21 अरब तक भी बढ़ सकता है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक गैस के गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपये इजाफे का खदशा है। IMF ने गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा जनाब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो चीनी सदर की दावत पर बीजिंग रवाना हो गए हैं, और 17 और 18 अक्टूबर को बेल्ट एंड रोड फोरम बराए आलमी ताउन में वो इस कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो 10 बरस में तरक्याती कामयाबियों के साथ मुस्तकबिल के अहदाफ और कलीदी मनसूबे पर पाकिस्तान के ताउन का अदा करेंगे। तो जनाब इंटरनेशनल टूर्स का सिलसिला जो है वो निगरान वज़ीर आज़म का जारी है। इससे पहले वो अमेरिका गए थे, लंदन गए थे, सऊदी अरब गए थे, और अब चीन जाने लगे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जनाब एक वीडियो वायरल होना शुरू हो गई है, और वो है साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की, जिनको अपनी फैमिली के साथ दुबई के किसी शॉपिंग मॉल के अंदर देखा जा सकता है, और काफ़ी दूर से जो है वो वीडियो बनी हुई है। जो शख्स वीडियो बना रहा है वो जनरल बाजवा के बारे में जो है वो नामुनासिब किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं ज़ाहिर बात हो आपको नहीं सुनाना चाहूँगा। तो अफसोस की बात यह है कि वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो एक प्राइवेट टाइम के अंदर जो है वो ये ट्रैवलिंग हो रही थी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप नोट करें तो हमने ख़वातीन और बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो ब्लर की हुई हैं। लेकिन इस किस्म के कमेंट रिकॉर्ड करके उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डाल देना एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होना चाहिए था। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अब कुछ खबरें शामिल करते हैं। एक तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मुतनाज़ा ट्वीट्स का उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा था, 2 मुकदमात में उनकी ज़मानतें आज खारिज कर दी गई हैं, और उन्हें इन दोनों केसेस में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने आज़म सवाती को इश्तिहारी करार दिया है। आज़म सवाती जहां नजर आए गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, अदालत ने हुक्म दिया है, और आज़म सवाती की मुसलसल अदम हाज़िरी के बायस अदालत ने ज़मानतें खारिज की हैं और उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इसके अलावा जनाब डंडा फोर्स जो है वो बड़ी मुतहरिक होने जा रही है। अब खबर यह है कि करप्ट अनासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने के लिए नैब की जानिब से वाइट कॉलर क्राइम टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। इस टास्क फोर्स में 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान, स्टेट बैंक के अफराद शामिल होंगे। टास्क फोर्स में FBR के 8, SCCP के 2 अफसरान शामिल होंगे। दुनिया ने इसको रिपोर्ट किया है। फोर्स में FIA, IB और पुलिस सर्विस से 2 अफसरान भी शामिल होंगे। चेयरमैन नैब ने टास्क फोर्स
में नए अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। हमने आपको पिछले दिनों खबर दी थी कि फ़ौज से हाजिर सर्विस ऑफिसर्स को जो है नैब में तैनात किया गया है, और अब ये जो टास्क फोर्स बन रही है इसके अंदर भी जो है उनका एक कलीदी किरदार होगा। ज़राए के मुताबिक चुने गए तमाम अफसरान इंसदाद वाइट कॉलर क्राइम पर अबूर हासिल रखते हैं। नैब में FBR, बैंकिंग अमूर और इंटेलिजेंस ब्यूरो से 3 अफसरान डेपुटेशन पर मौजूद हैं, जबकि OMG इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अफसरान नैब में डेपुटेशन पर पहले से ही काम कर रहे हैं। तो जनाब एक खबर ये है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनको नैब का एक और नोटिस मिल गया है। उन्होंने एक्चुअली इसको ट्वीट किया कि नैब ने मुझे 3री मरतबा तलब किया है। पहला नोटिस मिला तो मैं जेल में था, दूसरा नोटिस मिला तो अदालत में मेरी दरख्वास्त की समाअत थी। चेयरमैन PTI के खिलाफ बयान देना समझ से बाहर है। नैब के सामने अपनी तरफ से दयानतदाराना बयान दूंगा। कानून की पासदारी करने वाले शहरी की हैसियत से नैब में पेश हूँगा। मैंने हमेशा कानून की हुक्मरानी की अहमियत की वकालत की है। तो अली मोहम्मद खान साहब को भी जनाब ये एक आया है नोटिस। साबिर शाकिर साहब जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने एक वीलॉग में दावा किया है कि जनाब शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा चुका है, और ये किसके हिस्से में आएगा ये अभी तक पता नहीं है। तो साबिर शाकिर साहब ये क्लेम कर रहे हैं, किन बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन उनका ये कहना है कि जनाब अब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। हमारे कबूतर ने हमें ये खबर दी कि पहले लास्ट टाइम जो 2 इंटरव्यूज़ आमने सामने हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो थोड़ा सा बैकलैश, काफ़ी थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी बैकलैश आया था। तो उसके बाद ये सोचा गया है कि जनाब अब ज़रा थोड़ा सा डिले करके जो है वो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जो है वो जारी किया जाए। तो मुझे ये नहीं पता कि तब तक मेरी इत्तलात के मुताबिक तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन साबिर शाकिर साहब ये कह रहे हैं कि वो इंटरव्यू भी अब रिकॉर्ड हो चुका है। दूसरा, सदाकत अली अब्बासी साहब की एक ये तस्वीर जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये मुझे एक सोर्स से मुझे भेजी गई है और ये बताया गया है कि ये इनकी लेटेस्ट तस्वीर है। अब मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जब वो इंटरव्यू हुआ था, और उस दिन जब ये इंटरव्यू हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि आप देखिए इनके चेहरे के ऊपर जो है ना थोप के मेकअप जो है वो फिट किया गया है, लगाया गया है। तो वो तस्वीर जो इंटरव्यू की थी और ये तस्वीर जो लेटेस्ट आई हुई है इनके घर से, आप ज़रा दोनों का मुआवजा कीजिए किस तरह ज़मीन आसमान का दोनों के अंदर फ़र्क है। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक साबिर शाकिर कह रहा हूँ, सदाकत अली अब्बासी साहब, अल्लाह साबिर शाकिर साहब को जो है वो हिफाजत में रखे। सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं उनका 2 दफ़ा मेकअप किया गया, 1 दफ़ा भी नहीं 2 दफ़ा मेकअप किया गया। तो और वो फ़र्क जो है मतलब बिफोर एंड आफ्टर की सूरत हाल क्लियर कट जो है वो इन तस्वीरों से नज़र आती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव के मुकदमात में गिरफ्तार सनम जावेद समेत 6 मुलजमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी है। अदालत ने 30 अक्टूबर को दोबारा मुलजमान को पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। तो सनम जावेद की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। आपको याद होगा इनके वालिद साहब के साथ हमने एक पॉडकास्ट भी किया था, लेकिन उनकी बेटी की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। इसके अलावा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन PTI इमरान खान की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान की ज़मानत में 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। दौरान समाअत आज पुलिस की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया गया और अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया है। इसके अलावा असद उमर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की अदालत के बाहर। उन्होंने कहा कि नून लीग और PTI के दरमियान फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। ये नवाज शरीफ का मुल्क है, उन्हें वापस आना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि वो आएँ और इलेक्शन लड़ें। नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों आज़ाद हों इलेक्शन कैंपेन के लिए। PTI को जलसे की इजाज़त नहीं तो फिर किसी को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। नून लीग को जलसे की इजाज़त है लेकिन PTI को नहीं है। मैंने आपको बताया था इस सिलसिले में, हम पिछले 2 दिन में आपको ये इन व्लॉग्स में बता चुके हैं कि ये लोग 15 अक्टूबर को लिबर्टी के राउंड अबाउट के ऊपर जलसा करना चाह रहे थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस बात की इजाज़त नहीं मिली थी और उनको कहा गया था कि मुतबादिल जगह जो हैं वो आप सजेस्ट करें। तो पीर वाले दिन इनकी जानिब से ये रिपोर्ट जमा होनी थी। एक जगह जो मुझे कंफर्म है वो तो मोची गेट है लाहौर के अंदर, जिसको तजवीज़ किया गया है कि जी यहाँ पे हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए। जब तक कम से कम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक तो अभी तक PTI को इजाज़त नहीं मिली है करने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े तनकीदी बयानात जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और खुर्शीद शाह साहब एक्चुअली कल आए हुए थे शहजाद इकबाल जो एंकर पर्सन है जियो के, उनके प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने कहा कि जनाब इनकी जो वापसी है वो किसी डील के बगैर नहीं है और ये जो रेड कारपेट बिछ रहा है
ये किसी डील के बगैर नहीं बेच रहा, और बल्कि उन्होंने उनकी वापसी को बैक डोर के ज़रिए आना जो है वो करार दिया है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी जो हैं उन्होंने तोपों का रुख जो है आजकल नवाज शरीफ साहब की तरफ कर दिया है कि जनाब ये जो वापस आ रहे हैं ये एवं नहीं आ रहे। और इससे पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड और ये सारी चीज़ें तो कह चुके हैं कि जी नून लीग को फेवर दिया जा रहा है निगरान गवर्नमेंट्स की जानिब से, और हमें जो है जो फेवर मिलना चाहिए वो हमें फेवर नहीं दिया जा रहा। अच्छा जी, इसके अलावा तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी अपने वकील के हमरा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा जो उनके वकील हैं, उन्होंने ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास से पूछा कि काफ़ी अरसा हो गया आपको देखा नहीं, जिस पर जज साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आप अब नारकोटिक्स की अदालत का चार्ज मिल गया है। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि जिस तरह एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त से ज़मानत निपटाई उसी दिन नैब ने नया नोटिस भेज दिया। ड्यूटी जज ने पूछा बुशरा बीवी कहाँ है, तो ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने बाद में बुशरा बीबी को रोस्ट्रम पर बुला लिया, जिस पर साबिक़ खातून अव्वल रोस्ट्रम पर आ गई। ताहम इससे कबल जुडिशल कॉम्प्लेक्स की किसी अदालत में बुशरा बीबी रोस्ट्रम पर नहीं आई थी। बाद में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 5-5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज तोशा खान और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 31 अक्टूबर तक जमानतें मंजूर कर लीं। अच्छा जी, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में लिखा गया कि इमरान खान खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नज़र नहीं आई। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो पेडिशनल ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सो एक किस्म का जो इनकी दरख्वास्त थी कि जी इनका ये बेसिकली इस दरख्वास्त में कहना था कि इमरान खान साहब का ये जो साइफर का मामला है इसको जेल में चलाने के बजाय कोर्ट के अंदर चलाया जाए। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है आज इस दरख्वास्त को एक किस्म का मुस्तरद कर दिया है कि नहीं जी हमें कोई इसमें कोई वजह नज़र नहीं आती। और इसके अंदर FIA ने यह कहा था कि जी बहुत हसास मामला है और सिक्योरिटी के भी रीज़न्स हैं, तो इस ट्रायल को जो है जेल के अंदर ही कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो वहीं पे जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वक्त भी एक्चुअली साइफर केस में दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत शुरू हो चुकी है और FIA प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज़ किया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म पर FIR का इंदराज बनता है। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट दाखिल करने की मंजूरी दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 साल से कम सज़ा वाली दफ़ा में ज़मानत हो सकती है। 10 साल से ज़ायद सज़ा वाली सेक्शन लगी तो वो नाकाबिल ज़मानत है। मुकदमा इखराज की दरख्वास्त में खोसा साहब ने तस्लीम किया है कि लेकिन उनका कहना है कि जुर्म नहीं बनता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि साइफर आ रहे होंगे, रूट ऑफ प्रैक्टिस होंगे, वो समझा दीजिएगा। यकीनन वजारत ख़ारजा ने SOP बनाए होंगे, वो बता दीजिएगा। साइफर के ज़रिए जो भी मालूमात आ रही हैं क्या वो आगे कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एक कैटेगरी में आप मालूमात शेयर कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में आप नहीं कर सकते। ये साइफर टॉप सीक्रेट था, इसको शेयर नहीं किया जा सकता था। जिस चैनल से साइफर आया था उसी चैनल के ज़रिए इसने वापस जाना था। साइफर की कॉपी को आखिरकार ज़ाया होना था, सिर्फ ओरिजिनल कॉपी ने रहना था। पिटिशनर के वकील ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की दुरुस्त तारीफ या तशरीह नहीं की। इमरान खान ने साइफर की मालूमात पब्लिक तक पहुँचाने जिसके वो मजाज ना थे, सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये इस्तिस्ना मांगा गया है इमरान खान साहब की जानिब से क्योंकि कि जी मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म सारे काम सर अंजाम दिए हैं तो मुझे इस्तिस्ना दिया जाए। आज़म खान कभी भी इस केस में मुलजिम नहीं थे, बल्कि वो गवाह हैं। उनके एक एतराज़ की वजाहत कर दूँ, उनके लापता होने की FIR थाना कोसार में दर्ज हुई थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने इस केस के तफ्तीशी अफसर से रब्ता किया और कहा कि पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ अरसे के लिए वो कहीं चले गए थे। फिर उन्होंने 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया। मोस्ट प्रॉब्ली वहीं पे गए थे जहाँ पे उस्मान डार साहब गए थे या सदाकत अली अब्बासी साहब गए थे पीस ऑफ माइंड के लिए। तो साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ FIA के मरकजी गवाह आज़म खान, असद मजीद, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद हैं। अब ये आज़म खान जो हैं वो तो जाहिर बात है इमरान खान साहब के साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी इसके अंदर गवाह हैं। साथ ही साथ असद मजीद जिन्होंने एक्चुअली ये साइफर लिखा था ये, और उसके बाद ये बाद में सेक्रेटरी वजारत खारजा बन गए थे, तो वो भी FIA की जानिब से जो हैं यहाँ पे गवाही दे रहे हैं। और बेसिकली मुझे जो इतलात मिली हैं उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो इमरान खान साहब ने जो साइफर लहराया था और इसको रिवील कर दिया था, इसके रिप्रकशंस क्या क्या हुए हैं इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए, ये डिटेल्स भी उन्होंने शेयर की हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी साइफर असिस्टेंट के पास साइफर आया। डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद, हसीब बिन अजीज़, साबका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का 161 का बयान है। शामू कैसर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में साइफर ऑफिसर,
DSPM ऑफिस हसीब गोहर का 161 का बयान है। साजिद महमूद DS वज़ीर आज़म हाउस का 161 का बयान भी मौजूद है। साइफर को पब्लिक में लहराना सियासी था, ये ऑफिशियल फंक्शन आर्टिकल 248 के इस्तिस्ना में नहीं आता। साइफर केस में FIA ने 3 एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल की है कि इस एक्ट के आलमी सतह पर क्या असरात हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। 3 एक्सपर्ट में असद मजीद, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और वजारत खारजा के साबिक DG USA फैसल नियाज तरिमजी का बयान भी इस मामले के अंदर शामिल है। इसके अलावा जनाब शाहमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। शाहमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बैरिस्टर तैमूर मलिक और फ़ायज़ा असद के जरिए दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ट्रायल कोर्ट को फ़र्द जुर्म आयद करने से रोके, बगैर नोटिफिकेशन के मेरा जेल ट्रायल जारी है। अदालत जेल ट्रायल से रोककर ओपन ट्रायल की हिदायत करे और आज ही दरख्वास्त पर समाअत करे। शाह महमूद ने अदालत से 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।